नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 जनवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए देने की योजना पर सस्पेंस खत्म। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कब आएंगे खातों में रुपए। राधा स्वामी सत्संग व्यास ने करोड़ों श्रद्धालुओं को सुनाई खुशखबरी, खत्म किया सालों पुराना कल्चर। हरियाणा में अब टीबी होने से पहले ही बता देगा इंजेक्शन, स्किन टेस्ट से की जाएगी संदिग्धों की पहचान। हरियाणा में जारी होगी एक और लिस्ट, अब इन विभागों के भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारियों के नाम होंगे उजागर। हरियाणा सरकार ने गेस्ट प्रोफेसरों को दिया बड़ा तोहफा, नौकरी हुई पक्की, मिलेंगी ये सुविधाएं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी मुश्किलें, औद्योगिक भूखंड मामले में जमानत रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट पहुंची ईडी। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी के दिन 8वां आम बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 14 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक, अपनी शर्तों पर अड़े किसान नेता। और सरकारी नौकरी अपडेट, एसबीआई में 600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 19 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई, यानी आज आखिरी दिन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ गई है, जिस कारण सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने लगा है। प्रदेश भर में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। हिसार राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ बालसमंद में दिन का तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं रात का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रोहतक का तापमान भी सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने और घने कोहरे की संभावना जताई गई है। इस दौरान उत्तरी व उत्तर पश्चिमी दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं 21 और 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। वायुसेना स्कूल नारायणा दिल्ली द्वारा पीआरटी टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि भर्तियां रेगुलर आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन या फिर ईमेल माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदक 50% अंकों सहित 12वीं पास होनी चाहिए तथा एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा या डीएड यानी स्पेशल एजुकेशन या बीएलएड या 50% अंकों से स्नातक पास तथा बीएड के साथ 6 माह का एलिमेंट्री एजुकेशन में ब्रिज कोर्स धारक होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2025 रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा पौंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ एक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी तालाबों की सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि इनका पानी पशुओं के पीने और सिंचाई के लिए उपयोगी बन सके। पंचायतों के सहयोग से ग्रामीणों को प्रेरित किया जाए कि वे तालाबों में कचरा या फिर गंदा पानी न डालें। उन्होंने गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताते हुए पहले चरण में 500 गाँव के जल स्तर को रिचार्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए है कि डार्क जोन में ज्यादा से ज्यादा तालाब बनाए जाएं, ताकि बरसाती पानी को इकट्ठा किया जा सके। इससे न केवल भूजल का स्तर सुधरेगा, बल्कि पानी का सिंचाई और बाकी कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री द्वारा नदी जोड़ो परियोजना के तहत पहले चरण के शुभारंभ के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की नदियों को जोड़ने का प्लान तैयार किया है। इससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा और भूजल स्तर भी ऊपर आएगा। उन्होंने कहा कि नहरों और नदियों के तटबंधों को मजबूत करने की दिशा में मनरेगा योजना के तहत कार्य करने की योजना बनाई जाएगी। सरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, सोनीपत और रोहतक जैसे जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में सोलर पंप से पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। इन इलाकों में तालाब बनाकर मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सरोवरों के किनारों पर पौधारोपण किया जाए। हरियाणा सरकार की तरफ से 5 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी दे दी गई है। सरकार द्वारा लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल तक उनकी सेवाएं सुरक्षित करने के बाद राज्य के महाविद्यालयों में कार्य कर रहे विस्तार प्राध्यापकों यानी एक्सटेंशन लेक्चरर और अतिथि प्राध्यापकों यानी गेस्ट लेक्चरर की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी गई है। राज्य के बहुतकनीकी संस्थानों, राज्य के सोसाइटी बहुतकनीकी संस्थान एवं राज्य के अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थानों में लंबे वक्त से कार्य कर रहे अतिथि प्राध्यापकों, अनुदेशकों और
और सहायक प्राचार्यों को भी सेवानिवृत्ति आयु तक नहीं हटाया जाएगा। 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके विस्तार प्राध्यापकों और अतिथि प्राध्यापकों को 58 साल की उम्र तक हटाया नहीं जा सकेगा। हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई से सरकार की ओर से घोषित महंगाई भत्ते यानी कि डीए के मुताबिक उनके वेतन में बढ़ोतरी भी होगी। उन्हें हर महीने 57,700 रुपए का वेतनमान मिलेगा। चिरायु योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक फ्री उपचार, मृत्यु शय सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी, मातृत्व लाभ और एक्स ग्रेसिया का लाभ भी इन विस्तार प्राध्यापकों और अतिथि अध्यापकों को दिया जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंचकुला के औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 17 अन्य आरोपितों की नियमित जमानत याचिका रद्द करने की मांग की है। ईडी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि ईडी की विशेष अदालत ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमानत देने में गंभीर त्रुटि की है। जमानत देने का आदेश रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों को अनदेखा करके पारित किया गया। केवल इस आधार पर जमानत दे दी गई कि हुड्डा जांच में शामिल हुए थे। विशेष अदालत इस तथ्य को देखने में भी विफल रही कि हुड्डा प्रभावशाली व्यक्ति है और वे गवाहों व सबूतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि अब जमानत के लिए तय शर्तों का सही तरीके से पालन भी नहीं किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भागने की भी आशंका है। इन तथ्यों के आधार पर दायर इस याचिका पर हाईकोर्ट में 30 जनवरी को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि ईडी की विशेष अदालत ने हुड्डा व अन्य 17 आरोपितों को मार्च 2021 में जमानत दी थी। विशेष अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई है। पूरे मामले की बात करें तो बता दें कि पंचकुला में 14 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से जुड़ा यह मामला है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए अयोग्य आवेदकों को 14 औद्योगिक भूखंडों को गलत तरीके से आवंटित किया। उन्होंने चहेते आवेदकों को अनुचित लाभ देने के लिए तय नियमों को अनदेखा किया। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद पात्रता मानदंड में भी गलत तरीके से बदलाव किया गया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद ईडी ने हुड्डा व कुछ नौकरशाहों व आवंटियों पर मुकदमा दर्ज किया था। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए देने की योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें इस अवधि में किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। डीसी और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता के कार्यों को प्राथमिकता दें। समाधान शिविरों में लोग अपनी शिकायतें लेकर आ सकते हैं और सीधे डीसी व एसपी से मिलकर समाधान पा सकते हैं। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में प्रदेश के सभी डीसी और एसपी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जहां भी भाजपा की सरकार है वहां गरीबों के लिए काम किए जा रहे हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एक नया टेस्ट लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से बीमारी यानी टीबी होने से पहले ही पता लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही इलाज भी शुरू होगा। लाभ ये होगा कि टीबी होने से पहले ही बीमारी का इलाज हो सकेगा। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में संक्रमण होने के बाद ही ढूंढी जा सकती है। इसके लिए व्यक्ति का बलगम टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन तब तक व्यक्ति संक्रमित हो चुका होता है और उसे 6 से 9 माह तक इलाज शुरू करना ही पड़ेगा। अब स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसा नया स्किन टेस्ट यानी CYE टीबी लॉन्च किया है। सिविल अस्पताल के टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक का कहना है कि सामान्य व्यक्ति में भी टीबी के कीटाणु हो सकते हैं, लेकिन बीमारी हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने के कारण बीमारी से बचा हुआ रह सकता है। ऐसे व्यक्ति का टेस्ट करें और रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति में टीबी के कीटाणु हैं, लेकिन अभी बीमारी नहीं बनी है। ऐसे में उस व्यक्ति का 12 सप्ताह का टीबीटी कोर्स चलाकर दवा दी जा सकती है। दवा सप्ताह में एक बार लेनी होती है। इससे भविष्य में उक्त व्यक्ति को टीबी होने की संभावना नहीं रहती। लाभ ये होगा कि व्यक्ति टीबी की बीमारी से बच जाएगा और लंबे इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। CYE टीबी यानी स्किन टेस्ट वैक्सीन के माध्यम से किया जाने वाला एक टेस्ट है। इसके तहत एक इंजेक्शन स्किन में लगाया जाएगा। 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा। इस आधार पर पता चलेगा कि व्यक्ति में टीबी के कीटाणु हैं या फिर नहीं। राधा स्वामी सत्संग व्यास ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए करोड़ों श्रद्धालुओं को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इस फैसले के तहत डेरा प्रबंधन द्वारा अपने सभी केंद्रों में VIP कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य संगत में सभी को समान महत्व देना और आध्यात्मिक एकता को प्रोत्साहित करना है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि पहले सत्संग के दौरान VIP व्यक्तियों के लिए न केवल स्पेशल पास जारी किए जाते थे, बल्कि उनके बैठने के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाते थे। अब इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। नए नियमानुसार सभी श्रद्धालु एक समान एक स्थान पर बैठेंगे और किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होगा। डेरा व्यास के इस ऐतिहासिक फैसले पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर की है। श्रद्धालुओं ने इसे एक सराहनीय कदम बताते हुए आध्यात्मिक संगठन के सिद्धांतों के अनुरूप बताया है। संगत का कहना है कि यह बदलाव सभी को समानता और एकजुटता का अनुभव कराएगा। पिछले साल 2 अगस्त को राधा स्वामी सत्संग व्यास ने अपने नए उत्तराधिकारी के रूप में जसदीप सिंह गिल की घोषणा की थी। उनके द्वारा संगठन का कार्यभार संभालने के बाद इस बड़े बदलाव की शुरुआत की गई है। डेरा व्यास का यह फैसला न केवल संगत में उत्साह बढ़ाने का काम करेगा, बल्कि समाज में समानता और सादगी का संदेश भी देगा।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। हर बार की तरह इस बार भी 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा। परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इसके बाद 3 फरवरी के बाद से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू की जाएगी। सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में बहस होती है। संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के जवाब के साथ यह समाप्त होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट सत्र होगा। मोदी सरकार 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश करेंगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का 8वां आम बजट पेश करेंगी। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 55वां दिन है। शुक्रवार रात को डल्लेवाल को 3 से 4 बार उल्टी आई। पहले वे 2 लीटर तक पानी पी रहे थे, लेकिन अब 1 लीटर से भी कम पानी पी रहे हैं। शनिवार को केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रिया रंजन की अगुवाई में खनौरी बॉर्डर पर पहुंचा। यहाँ उन्होंने किसान नेता डल्लेवाल से मुलाकात कर 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत का न्योता दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को लेकर चिंतित है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय अधिकारियों ने किसान नेता डल्लेवाल से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब चर्चा है कि वह मेडिकल सुविधा ले सकते हैं। हालांकि किसी भी किसान नेता ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उधर एसकेएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने किसान नेता डल्लेवाल की सेहत पर चिंता व्यक्त करते हुए किसानों की मांगों को मानने का अनुरोध किया है। हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी हमला बोला। संपत सिंह ने कहा कि किसानों, जवानों, पहलवानों, कर्मचारियों, व्यापारियों ने लाठी खाई है, माहौल कांग्रेस के हक में बना दिया। जनता लोकसभा की 10 की 10 सीट कांग्रेस को देना चाहती थी, लेकिन आप 10 नहीं चाहते थे। मकर संक्रांति के दिन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने सभा बुलाई थी। इस सभा में संबोधित करते हुए संपत सिंह ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ में अगर श्रुति चौधरी को टिकट मिलती तो 100% कांग्रेस जीतती। इस खुन्नस में टिकट काट दी गई कि अगर वह बन गई तो सीएम बनने में दिक्कत करेगी। वहीं गुरुग्राम में राजबब्बर को लाने का क्या मतलब बनता था, वहां कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट काट दी गई। वहीं फरीदाबाद में खेल हुआ, करनाल में जो खेल हुआ उससे हर आदमी समझ गया कि कांग्रेस की स्टेट की टिकट देने वाले भाजपा से मिले हुए हैं। कांग्रेस में मनोहर लाल को जिताने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने प्यादा खड़ा कर दिया। नेताओं ने लोगों की इच्छा के खिलाफ काम किया। संपत सिंह ने कहा कि लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जो उल्टा सीधा माल बैठा है उसकी छुट्टी करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। कांग्रेस की गंदगी को निकालने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक गंदगी बैठी रहेगी काम नहीं बनेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने पीओ भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। एसबीआई की ओर से जारी नई डेट के अनुसार बता दें कि अब प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती के लिए 19 जनवरी 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है, यानी आज आखिरी तारीख है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या सेमेस्टर में है वे भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में रिजर्व कैटेगरी को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आयु की गिनती 1 अप्रैल 2024 के अनुसार की जाएगी। फीस की बात करें तो सामान्य के लिए 750 रुपए रहेगी, वहीं SC ST के लिए निःशुल्क रहेगा। सैलरी 48,480 रुपए से लेकर 85,920 रुपए प्रति माह मिलेगी। प्रीलिम्स एग्जाम 100 अंकों का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 40 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 प्रश्न और रीजनिंग एबिलिटी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में जैसे ही पटवारियों की लिस्ट जारी की उसके बाद से हर विभाग में इसको लेकर चर्चा का विषय बन गया है। भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी होते ही जहां सरकार की प्रशंसा हो रही है, वहीं पटवार एसोसिएशन ने कहा है कि इस लिस्ट का औचित्य क्या है, इसे किस द्वारा बनाया गया है। हालांकि सरकार की प्रदेश में खासी प्रशंसा के बाद सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार अब इन पटवारियों पर जहां कार्रवाई करने जा रही है, वहीं एक और लिस्ट जारी कर सकती है। खबरें हैं कि हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग ने सभी जिलों की तहसीलों में भ्रष्ट पटवारियों का पूरा ब्यौरा जिला उपायुक्तों को सौंप दिया है, जिस पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सरकार अब एक और लिस्ट जारी कर सकती है। सरकार अब भ्रष्ट पटवारियों के अलावा प्रदेश के एक अन्य सरकारी विभाग का डाटा जुटा रही है, जिसके बाद भ्रष्ट अफसर और कर्मचारियों की भी एक लिस्ट जारी करने वाली है। इसको लेकर सरकार की CID और CM फ्लाइंग इन भ्रष्ट अफसर और कर्मचारियों को डाटा जुटा रही है।
देश के 7 राज्यों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटी है। यूपी के कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। वहीं राजस्थान में तापमान में गिरावट लगातार जारी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। उधर मध्य प्रदेश के 18 शहरों में कोल्ड डे की स्थिति देखी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के 4 उत्तरी राज्यों यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी तापमान गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 305 और अटल टनल बंद कर दी गई है। 10 शहरों का पारा माइनस में पहुंच चुका है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों और घाटी के कुछ मैदानी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। इससे रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। कश्मीर के गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पहलगाम का -11.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ कश्मीर में सबसे ठंडा रहा। कल यानी 20 जनवरी को राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा। कश्मीर के श्रीनगर, पहलगाम, सोनमर्ग में भारी बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 11 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 78,018 रुपए पहुंच गया था, जो अब 79,239 रुपए पर पहुंच गया। यानी इस हफ्ते इसके दाम 1221 रुपए बढ़े हैं। वहीं इस हफ्ते चांदी 552 रुपए महंगी होकर 90,820 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। पिछले शनिवार को ये 90,268 रुपए प्रति किलो पर थी। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 74,500 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 81,260 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।